नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे फिर मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के रंग के बारे में। दरअसल होली का माहौल भी है और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची में कहां पैच फंसा है, कहां दिक्कत आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि भाजपा के 29 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और कांग्रेस के शेष प्रत्याशियों की तैयारी है कि आखिर वो कब होंगे। एक तरह से तारीख पर तारीख इसकी घोषित हो रही कि आज शाम को हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 दिन बाद होगा, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश के 18 सीटों पर कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाया है। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि एक नामों की सूची भेजने, पैनल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि सिंगल नाम हो और वो सूची भेजी जाए। प्रदेश कांग्रेस ने ये भी कर दिया, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की सूची नहीं आई है और इसी संशय पर, इसी पैंच पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है। भाजपा ने इस बीच में आरोप लगाया कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, यानी भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है। ये कितना सच है, कितना सच नहीं है, लेकिन जितनी भी देरी हो रही है कांग्रेस की सूची में, उसके चलते भाजपा के ये आरोप थोड़े से दमदार लगते हैं। क्या सच में कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है या वो ताकतवर उम्मीदवार ढूंढ रही है? इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी, टेलीफोन लाइन पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी, और इसके साथ स्काइप पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार साथी जयंत तोमर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तोमर जी? जी नमस्ते जी। दरअसल हम चंबल की बात करें, महाकौशल की बात करें, मालवा की बात करें और भोपाल की बात करें, यहाँ पर प्रत्याशियों का जो टोटा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दिक्कत दे रहा है। मैं टोटा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमारे संपर्क में थे, मतलब पत्रकार के नाते। उन्होंने ये बताया कि पार्टी ने हमसे कहा था कि आप तैयारी करिए, लेकिन हमें चुनाव नहीं लड़ना। यानी बहुत से ताकतवर प्रत्याशी थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं और ये जो पीछे हटने का मामला है, कहीं ना कहीं यही कांग्रेस के भीतर संशय पैदा कर रहा है और इस बात को बल दे रहा है जो भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस के पास सक्षम या उम्मीदवारों का टोटा है। आपकी राय, कहाँ कैसा पैच फंसा है? चंबल की बात भी करें, ग्वालियर की बात भी करें और शेष मध्य प्रदेश की भी। जैन जी। जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस के साथ दुविधा तो ये है कि एक तरफ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ उन्हें चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी करनी है और सब एक दूसरे का मुंह देख ही रहे हैं कि कौन निर्णय करेगा आखिरकार। जो जिन्हें निर्णय करना है वो यात्रा में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं में कितना समर्थ और सक्षम है फिलहाल तो नहीं लगते हैं। जब वो अपने शीर्ष नेतृत्व का जब तक मार्गदर्शन नहीं ले लेंगे तब तक कोई फैसला नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं और इसका नुकसान तो कांग्रेस को अंततः होना है। और पिछड़ गए हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, उनकी सूची जारी कर दी है और वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से बीजेपी तो आगे चल रही है अपने प्रचार अभियान में और कांग्रेस एक तरह से ये इसकी भरपाई किस तरह से करेगी ये कह पाना मुश्किल है। ये जो आपने कहा है कि बड़े दिग्गज नेता चुनाव मैदान से पीछे हटने का मन बना रहे हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, तो सबको मालूम है कि जिस तरह का वातावरण है, प्रचार का कोई माहौल नहीं है, ऐसी स्थिति में जीत बहुत कठिन दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने घोषणाएं तो की हैं। एमएसपी को लेकर उन्होंने घोषणा की, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की दिशा में उन्होंने रुचि दिखाई है, लेकिन ये सब प्रचार कहां तक पहुंचेगा? क्या किसान के बीच में कोई मोबिलाइजेशन, कोई माहौल इतनी जल्दी बन पाएगा और क्या उसका वो लाभ ले सकेंगे? ये अभी ठीक से नहीं कहा जा सकता जी। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा और दिक्कत है। दरअसल ग्वालियर की बात करें, वहाँ से प्रत्याशियों की बात जो है उसमें नाम आ रहे हैं कि किसी तरह से जो नाम घोषित होने हैं, लाखन यादव का नाम चल रहा है, रामसेवक गुर्जर का नाम चल रहा है, प्रवीण पाठक का नाम चल रहा है। पहले ये कहा था कि ये पैनल गया, बाद में ये कहा गया कि सिंगल नाम भेजे जाएँ। तो इनमें से कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, वो तो पार्टी तय करेगी। लेकिन जितने दिन आप प्रत्याशियों की सूची देर कर रहे हैं, उतने दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दुविधा पैदा हो रही है और बीजेपी ये
मानस बनाने में, ये परसेप्शन बनाने में सफल होती हुई दिख रही है कि कांग्रेस कमज़ोर है और उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इस पर हम सीट वार जो है बातचीत करेंगे कि जिस ढंग से इंदौर में अक्षय कांति बम करके उम्मीदवार हैं, उनका नाम बड़ी ताकत से चल रहा है। इसके साथ साथ अरुण यादव जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। राजगढ़ से रामचंद्र दागी, उज्जैन से महेश परमार, विदिशा से देवेंद्र पटेल, होशंगाबाद से संजय शर्मा जो विधायक भी हैं, बालाघाट से हिना कांवरे जो पूर्व मंत्री की पुत्री हैं, गुना से यादवेंद्र सिंह यादव, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया का टिकट पक्का है लेकिन उनके नामों की भी उनकी घोषणा नहीं हुई है। जबलपुर से दिनेश यादव, दमोह से रंजिता गौरव पटेल, रीवा से नीलम अभय मिश्रा, शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार्को, सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, मंदसौर से नंदकिशोर पटेल और दिलीप सिंह गुर्जर, ग्वालियर से लाखन सिंह यादव, रामसेवक गुर्जर, प्रवीण पाठक, मुरैना से पंकज उपाध्याय, नीटू सिकरवार का नाम भी चर्चा में है। इनमें से कोई एक नाम तय हो सकता है। 10 सीटों पर तो कांग्रेस घोषित कर चुकी प्रत्याशी, लेकिन हम बात करेंगे कि भिंड से फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से ओंकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, देवास से राजेंद्र मालवी, बैतूल से रामू टेकाम और धार से राधेश्याम मुवेल के साथ साथ खरगोन से पोरवाल खरते, ये 10 नाम कांग्रेस घोषित कर चुकी है। बाकी नामों की जो तैयारी है वो हो तो रही है, लेकिन जैसे ही है कि सारा मामला लेबर रूम में है लेकिन घोषणा नहीं हो पा रही कि किसका नाम शामिल हो रहा है। इस पर हम जरूर जानना चाहेंगे। हमारे साथी पत्रकार हैं गौरव चतुर्वेदी, बीजेपी कांग्रेस दोनों के अच्छे जानकार हैं और वो हर विषय के लाइव कांटेक्ट में रहते हैं। पूछेंगे गौरव जी से। गौरव जी, क्या वजह लगती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आखिर विलंब से क्यों आ रही है, या अभी तो उसकी प्रतीक्षा हर हल्के में हो रही है लेकिन कांग्रेस हाईकमान घोषित नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कांग्रेस का कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या जिलों में बड़े नेता रहे हैं वो इस बार चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, पहली चीज है। और दूसरी चीज, वो उस कंडीशन में चुनाव लड़ने तैयार होंगे कि अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो चुनाव लड़ लेंगे कि पार्टी के हम अनुशासित सिपाही। लेकिन एक मैं जो सबसे बड़ा अंतर महसूस कर रहा हूँ राघवेंद्र जी, अगर भाजपा के टिकट उठाकर देखें जो नए लोगों को टिकट दिया है वो, और अगर कांग्रेस के टिकट उठाकर देखें, कई बार ये स्ट्रोक बहुत फायदेमंद भी होता है कि भले चुनाव हारे जीते वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी में एक नया नेतृत्व उभरने की तैयारी हो जाती है। बड़े नेताओं की मजबूरी है कि उन्हें अगर अपना वजूद बनाए रखना है तो उन्हें चुनाव मैदान में उतरना होगा। अगर वो इससे पीछे हटते हैं तो अन्य जिलों के जो दूसरे नेता हैं वो भविष्य में आने वाले बड़े नेता बन सकते हैं। ये दोनों हालत में दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है। अब देखना है, कांग्रेस की चूंकि परिपाटी शुरू से रही है, एक तो वो अपने जो प्रोसेस रहती है प्रत्याशी चयन की वो देर से शुरू करते हैं, फिर उनके जो गुटी संतुलन रहते हैं उसे बनाने की कोशिश में वो लगे रहते हैं। तो इसको आप देखना है भविष्य में इसको किस नजरिए से देखते हैं और कैसे प्रत्याशी लेकर आते हैं। दरअसल हम इस पर बात करना चाहते हैं कि आपको जब संकट काल हो तो जितना विलंब करेंगे उतना, आपने कहा कि इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन फायदे का मामला जैसे नए लोग जो आपने कहा कि आते हैं तो फ़ायदा होता है। हमारा मानना है कि हर पार्टी में हर जगह पीढ़ी परिवर्तन का दौर चलता है। अगर परिवार में कोई व्यापार है तो उसमें भी देखते हैं कि जो पुराने सेठ जी हैं वो थोड़ा पीछे होते हैं, नई पीढ़ी को वो कमान सौंपते हैं, गले पर बैठाते हैं। ऐसे ही क्रिकेट की हम बात करें तो आप देखिए कि जैसे जैसे खिलाड़ी सीनियर होते हैं तो नई टीम आती है, और वो नई टीम आती है तो उसके पास मौका होता है, अगर वो गलत भी खेलेगी तो साथ में जो सीनियर प्लेयर है वो उनको संभाल लेते हैं या टीम को संभालते हैं। लेकिन आप इस उहापोह में देरी करेंगे तो जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि कई बार बीजेपी ये धारणा बनाने में सफल हो जाती है कि कांग्रेस कमज़ोर है, जबकि कांग्रेस के 40% वोट मध्य प्रदेश में विधानसभा में उसको मिले थे। तो जिस पार्टी को 40% वोट मिल रहे हैं वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? लेकिन कहते हैं कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, ये शोर चल पड़ता है तो लोग सोचते हैं कि कौवा कान ले गया। बीजेपी अगर ये परसेप्शन बना रही है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो जैसे जैसे ये देरी होती है ये परसेप्शन एक तरह से जनता में बैठ जाता है मजबूती के साथ कि कांग्रेस के पास तो उम्मीदवारी नहीं है। और ये घाटे का सौदा है। जब तक पार्टी का हाईकमान इस बात को नहीं समझेगा, हम ये भले ही माने क्योंकि हम तटस्थ लोग हैं, हम मानेंगे कि देरी से फ़ायदा भी होगा, हम ये भी मानेंगे कि देरी से
नुकसान भी होगा, लेकिन अभी तक तो गौरव जी नुकसान नज़र आ रहा है। पता नहीं हाईकमान कांग्रेस का क्या सोचता है। जयंत जी ने कहा था कि खड़गे जी खुद फैसला करने में कितने सक्षम है, ये नहीं लगता, क्योंकि जब तक राहुल गांधी, जब तक सोनिया गांधी जी, जब तक प्रियंका गांधी दखल नहीं देंगी या उनकी हरी झंडी नहीं होगी, तब तक मुश्किल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कांग्रेस कोई सूची जारी कर पाए। और अभी यात्रा करके लौटे हैं राहुल गांधी, हमें लगता है कि एक आध दिन में ये सूची जारी होनी चाहिए। कमल राठी से पूछूंगा कि राठी जी, आप भोपाल में रहते हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि आम आदमी के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, क्या बीजेपी जो परसेप्शन बना रही है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और जिनको बनाना चाहते हैं वो अपना नाम पीछे कर रहे हैं या वो हामी नहीं भर रहे, इससे कांग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, आज की तारीख में जो चुनाव का पैटर्न है वो टोटल चेंज हो गया। कांग्रेस उस नए पैटर्न को अभी तक अडॉप्ट करने में पीछे है, बीजेपी आगे। दूसरा, कोई भी चुनाव के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होती है पैसे की आवश्यकता, उसमें कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा, कांग्रेस के पास व्यक्ति केंद्रित राजनीति थी, समय के साथ हो गई होगी, पहले हो सकता है कार्यकर्ता बेस्ड राजनीति रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज भी कार्यकर्ता बेस्ड राजनीति है, व्यक्ति केंद्रित राजनीति बहुत कम है, लेकिन उस कांग्रेस के मुकाबले में बहुत कम है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एक मोदी जी की एक आंधी नुमा हिंदुस्तान में लहर चल रही है, उस लहर का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का बड़ा नेता, जो अपने आप को, कई बार ऐसे भी नेता हैं जो कहीं चुनाव ही नहीं जीते, राज्यसभा खेलते रहे, मंत्री रहते रहे, मलाई खाते रहे, तो जब उन्हें कहा गया कि भाई फील्ड में उतरो, तो वो, उन्हें मालूम है आंधी का मुकाबला करना है और हमारी पोल पट तो खुल जाएगी, बंद मुट्ठी लाख की है, तो वो इस चक्कर में बड़े नेता पीछे हट रहे हैं। अब नए लोगों को मौका मिलना, अब नए के पास अनुभव की कमी है, तो बड़ी सारी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये सारी चीज़ों को 2-4 महीने पहले से अनुभव करती, तो चूंकि 40% वोट आपने जैसा बताया है कि मध्य प्रदेश में निश्चित उनके पास है, चाहे वो किसी को भी खड़ा कर दें, 2-4-5% प्लस माइनस होगा। तो थोड़ा अच्छा कैंडिडेट, नए कैंडिडेट को 3 महीना पहले सोच के अगर ये लाते, तो जरूर इस आंधी का भी मुकाबला करने के लिए कांग्रेस में स्थिति दिखती। लेकिन जितनी देर हो रही है, फायदा कहीं से कहीं नहीं हो सकता। अब जो होना है, कांग्रेस को जो नुकसान था, और नुकसान ज़्यादा होना है, नुकसान की भरपाई थोड़ी बहुत भी नहीं होगी, नुकसान और ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी देर कर चुकी है। जयंत जी, दरअसल कांग्रेस की देरी और नेतृत्व में जो गंभीरता दिखनी चाहिए, जो संजीदगी दिखना चाहिए, वो नज़र नहीं आती है। और जो एक रणनीति की बात होती है, स्ट्रेटजी बनाने की बात होती है, वो भी हम नहीं करते कि हम उसका मुकाबला, तुलना भाजपा से करें। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। ये भी हम मानते हैं कि ये कांग्रेस की रणनीति है कि हम ऐन वक्त पे अपने पत्ते खोलें, ऐन वक्त पे अपने उम्मीदवार तय करें। लेकिन पिछले 10 साल में अगर हम बात करें, वैसे कांग्रेस का ये पैटर्न रहा है कि वो ऐन वक्त पे उम्मीदवारों की घोषणा करती आई है। कई बार तो नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख तक कांग्रेस के प्रत्याशी तय होते रहे हैं। लेकिन ये पैटर्न आप हमेशा लागू करेंगे और आपको हर बार फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं चल पाता। क्योंकि 10 बार की, हम 10 साल की बात करें, 2 इलेक्शन, आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, पार्टी लगातार गड्ढे में जा रही है। अगर आप इसके बाद भी रणनीति नहीं बदलते हैं, तो फिर नतीजा बिल्कुल सामने है। आप और शिंक होते चले जाएंगे और छोटे होते जाएंगे, और आरोप पर अपन कुछ भी लगाएं कि ईवीएम गड़बड़ कर रही है, ईडी का दबाव है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, कुछ भी कहें, लेकिन हमको दिखना चाहिए आम आदमी के नाते कि कांग्रेस के एफर्ट बड़े स्ट्रांग है, उसकी रणनीति बहुत ताकतवर है। अलग बात है कि फिर गड़बड़ी तकनीकी हो रही है। आपको क्या लगता है? जी राघवेंद्र जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक ही कहा। और ईडी के दबाव कितने क्या है, ये तो उन सब नेताओं को मालूम है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। पूरा जीवन कांग्रेस में सत्ता सुख भोगने के बाद इसका भी मनोवैज्ञानिक असर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, उन सब पर पड़ता ही है। और उनको लगता है कि इन सब बड़े लोगों को कुछ आभास हो गया है कि शायद हमारी सरकार आनी ही नहीं है, हमको असफलता ही मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जी, कि कांग्रेस हो या बीजेपी, उन सब की, और कोई भी राजनीतिक दल, वो कुल मिला के इस बात के इर्द गिर्द ही अपनी रणनीति बना रहे हैं
कि अमुक पार्टी ने किस जाति का उम्मीदवार खड़ा किया है, तो हम फिर उसके बरक्स किसी दूसरी जाति का खड़ा करें। आप देखिए, लाखन सिंह यादव हो या राम सेवक गुर्जर हो या कोई और भी नाम, ये सब पिछले लगभग 25 साल से तो मैं देख रहा हूं इनकी राजनीति को बहुत नजदीक से। इनका अपने पूरे अंचल तक में प्रभाव नहीं है। इन्होंने आंदोलन कौन कौन से किए हैं ये देखा जाना बहुत जरूरी है। कौन से आंदोलन इन्होंने किए हैं? नेता कोई भी बनता है सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में, वो सब आंदोलनों से बनते हैं। और इनमें एक आध को छोड़ दें, पुराने जमाने के गजराज सिंह सिकरवार हो या उनकी एक टोली हुआ करती थी ग्वालियर चंबल संभाग में, वो लगातार जनता के मुद्दों को लेके, किसान के मुद्दों को लेके, श्रमिकों के मुद्दों को लेके आंदोलन करते थे और बाद में वो चुनाव मैदान में। और जयंत जी, कांग्रेस तो आंदोलन से उपजी पार्टी है, उसने आजादी का आंदोलन चलाया था और उसी से कांग्रेस का निर्माण हुआ है। तो आंदोलन तो करना ही चाहिए कांग्रेस को, या प्रतिपक्ष को वैसे भी करना चाहिए आंदोलन। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। प्रवीण पाठक जी की जी बात है। प्रवीण पाठक जी एक संभावनाशील चेहरा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वो कितने कम वोटों से जीते थे। तो आखिर आप जब पब्लिक लाइफ में हैं तो एक छोटे चुनाव को इतने कम अंतर से आप जीत रहे हैं। हालांकि ये बहुत साधारण चीजें हैं। मुझे जहां तक याद है, बहुत से नेता होंगे बड़े जिनकी जमानतें जब्त हुई होंगी, जो बहुत कम अंतर से शुरुआत में जीते होंगे, बाद में बड़े नेता हुए। तो ये कोई पैमाना तो नहीं है। लेकिन अंततः आप लोकसभा क्षेत्र जिसमें कम से कम 6 विधानसभाएं आती हैं, उस स्तर पे आप कर क्या रहे हैं? ज्ञापन से लेके, आंदोलन से लेके, सिर्फ ये है कि आपको खड़ा कर दिया गया है और आप चुनाव मैदान में हैं और जातिगत समीकरण की आप बाट जो रहे हैं कि इस हिसाब से शायद कुछ जातिगत कुछ माहौल बन जाए, सामुदायिक माहौल बन जाए, इसका इंतजार कर रहे हैं। जी, अब कुछ नेताओं ने तो इसलिए पार्टी छोड़ी कि कांग्रेस उस रास्ते से भटक गई है जो एक समय 1980 में एक नारा आया था कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। तो जो पार्टी 1980 में जात पात से अलग हटकर सिर्फ हाथ के पंजे पर या कांग्रेस पर बात करती थी, अब वो जातियों की बात कर रही है। कुछ लोग इस बात से दुखी हैं, बहुत से इस बात से दुखी हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस क्यों नहीं गई। कुछ इस बात से दुखी हैं कि 370 हटने के बाद कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है। तो ये बहुत सारे मुद्दे जिससे कांग्रेस के भीतर के लोग ही आहत हैं। और ऊपर से आपने जो लेट लतीफ़ी की है और आंदोलन का तो आपने जिक्र कर ही दिया कि कांग्रेस, मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा कि अगर हम 2003 से अभी तक की बात करें, खाली मध्य प्रदेश पर ही फोकस करें, तो कांग्रेस ने 20 साल में कोई 20 आंदोलन भी नहीं किए बड़े। तो आंदोलन से जो पार्टी निकली है वो आंदोलन नहीं कर रही है। जो पार्टी जात पात के खिलाफ खड़ी हुई थी वो जात पात की बात करने लगी है। और दूसरी बात यह कि अगर आपको डर है कि हार जाएंगे, तो ये जो बीजेपी है, 1980 में इसका जन्म हुआ, 1984 में इसको सिर्फ 2 सीटें थी पूरे देश में, अब वो 303 सीट पर हैं। तो हार जीत तो राजनीति में चलती है, कभी ना तो स्थायी आपकी हार होगी ना स्थायी आपकी जीत होगी। अगर आप राजनीति में और चुनाव हारने से डर रहे हैं तो फिर आपको राजनीति छोड़ना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर जो वैचारिक शून्यता है, जो वैचारिक दृढ़ता, उसमें भी कमी है। उसके चलते कांग्रेस के भीतर इस किस्म का वैचारिक बिखराव भी है और संगठनात्मक जो शून्यता है वो भी दिक्कत पैदा कर रही है। मैं पूछूंगा हमारे साथी गौरव जी से। गौरव जी, क्या लगता है कांग्रेस के भीतर वैचारिक शून्यता है, संगठन का बिखराव है और रणनीतिक कमजोरी है, इसके चलते चौतरफा ये स्थिति बन रही है कि कांग्रेस कमजोर है, जबकि कांग्रेस कमजोर नहीं है। 40% उसके वोट है मध्य प्रदेश में और देश भर में भी उसके वोट का आधार बहुत ज्यादा नहीं घटा है। नहीं राघवन जी, अगर हम देखें परंपरागत तौर पर जितने भी पिछला इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी में उलझकर काम करती रही और उसके गुटबाजी के कारण उसकी मजबूती भी बनी रही, क्योंकि वहां पर कभी भी कैडर मजबूत नहीं हो पाया, वहां पर व्यक्तिगत तौर पर नेता मजबूत रहे हैं। इसका एक कोशिश सुधार की जो की गई, वो सुधार की कोशिशें भी सफल नहीं हो पाई। लेकिन हम एक बात और साथ में मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, दोनों पार्टियां जिस तरीके से चुनाव में जा रही हैं, वो अपने पैटर्न को बदल रही हैं, वो भी एक खतरे वाला काम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां कैडर आधारित होकर चुनाव लड़ती थी, वो इन दिनों मास बेस आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। जो जैसे हम देखें जातिगत समीकरण के आधार पर उन्होंने जो टिकट बांटे हैं, वो मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ना है। वो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों ने अपना पैटर्न, कांग्रेस अपना पैटर्न बदल नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी अपना पैटर्न बदल रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा
ये भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान हालात में अगर हम मास बेस पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दावेदार के तौर पर नजर आती है। बिल्कुल, ये जो हमने पूरी जो चर्चा की उसमें एक लाइन में और जोड़ूंगा कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को जो थोक बंद तरीके से ले रही है, एकदम बड़े के बड़े समूह उनके पास जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ कर, तो सबको पता है कि ये जो कांग्रेस के लोग जा रहे हैं इसमें सब लोग सफल नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपनी राजनीतिक विरासत के अंतिम दौर पर हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये हमारा कच्चा था जो भाजपा में जा रहा है। लेकिन गौरव जी, इससे एक माहौल तो बनता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है, और वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव या मतदाता के भीतर या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके भीतर मनोवैज्ञानिक रूप से हार की आशंका पैदा होती, वो हताशा में जाते हैं। तो जिस ढंग से कांग्रेस के लोग टूट रहे हैं या बीजेपी कांग्रेस के लोगों को ले रही बड़ी तादाद में, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ रही है कांग्रेस को भीतर से तोड़ने के लिए। इस पर क्या आपकी राय है? राघवन जी, अभी आने वाले दिनों में जैसी कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करेगी वैसे फिर से कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी टूट होगी। वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो प्रत्याशी के खिलाफ लामबंद होकर पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये कोई वैचारिक आधार पर पार्टी नहीं बदल रहे हैं। इन सबका पार्टी बदलने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो सत्ता के साथ जुड़कर अपने कामकाज को बचाए रखना और अपने आधार को बचाए रखना है। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दावेदारी का, माने उनकी उम्मीदवारी का भी वहाँ बड़ा विरोध हो रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इनको आप बदलिए। तो अभी अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल से बड़ा कोई लीडर नहीं है। दो ही वहाँ बड़े नाम हैं, भूपेश बघेल हैं और टी.एस. सिंहदेव। अगर भूपेश बघेल के नाम को लेकर, जो कल तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको लेकर कांग्रेस के भीतर विरोध हो रहा है, इसका मतलब कि जो आप बात कर रहे हैं उसी की पुष्टि छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का माहौल कर रहा है। और दूसरा, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि जैसे लोकसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे जो भी आए, उसके बाद कांग्रेस के भीतर एक और बड़ी टूट होगी। बड़े पैमाने पर लोग कांग्रेस से एक तरह से विदाई लेंगे या छोड़कर जाएंगे। मुझे लगता है कि उसकी तैयारी कांग्रेस को अभी से करने की जरूरत है, ताकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस उस तरह की जो टूट आएगी उसका मुकाबला कर सके। आप चाहें तो इस पर अपनी राय दें। जब तक कांग्रेस अपने नेतृत्व को बदलने की बात नहीं करेगी, अपने पॉलिसीज को बदलने की बात नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस में ये संकट हमेशा खड़ा रहेगा। कांग्रेस इस बात को बरसों से देखती आ रही है, उसके बाद भी इस ओर सुधार की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाए हैं, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस को फिर से भुगतना पड़ेगा। चलिए, मैं पूछता हूँ राठी जी से। राठी जी, जो बात गौरव जी कह रहे हैं, जो बात हम चर्चा में जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर रणनीतिक कमजोरी है, उसका जो थिंक टैंक है वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि मुद्दे किस तरह के होंगे। राहुल गांधी अकेले मेहनत करते हुए दिखते हैं, वो मेहनत लेकिन ऐसी कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त पर उन्होंने यात्रा करी। यात्रा करने का काम भी छोटा नहीं है, बहुत बड़े परिश्रम का काम है, बड़ा पराक्रम उसमें लगता है। लेकिन वो सही काम, वो पराक्रम उन्होंने चुनाव के ऐन पहले किया। इसका फ़ायदा कम हो रहा है और इसका नुकसान ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है क्योंकि यात्रा के फ़ायदे इस चुनाव के बाद कांग्रेस को मिले, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी आपके सामने चुनाव सामने था और चुनाव के चलते राहुल गांधी की बात करें या कांग्रेस की पॉलिसी की बात करें, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर लगती है। नहीं, आप देखिएगा, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो पुरानी कांग्रेस थी, आज़ादी की कांग्रेस तो अलग थी। आज़ादी के बाद जो राजनीतिक कांग्रेस थी, उसने एक वोट बैंक हिंदुस्तान में ऐसा अपना जमाया था, जो अब मध्य प्रदेश में तो 40% के आसपास आज भी बचा हुआ है। इन्हें प्रत्याशी से नहीं मतलब होता है, इन्हें मतलब होता है कांग्रेस से। तो जब हम ये जो नए कांग्रेसी जो स्थापित थे वो उस 40% में जिंदा थे, जो 40% पुराने कांग्रेसियों ने बनाया था। जो नए जुड़ रहे थे या जो छत्रप हो गए थे, वो कांग्रेस का वोट परसेंटेज कभी बढ़ा नहीं पाए, इसलिए वो हमेशा राज्यसभा और इधर उधर से ही अपने आप को स्थापित करके बने रहे। मुझे लगता है कांग्रेस में एक पूरा चेंज ओवर की आवश्यकता है। अगर, जैसा कि अगर तो नहीं कहना चाहिए, 99.99% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो कांग्रेस में एक और बार पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एक बहुत बड़े स्तर से लोग राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि हमने बहुत बेसिक फर्क भी मैंने देखा। देख, कांग्रेस में लोग राजनीति करते थे, साथ में कुछ ना कुछ एक व्यापार होता था कांग्रेसियों के पास, उस व्यापार से अपनी इनकम भी होती थी। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आप देखिएगा तो मुझे लगता है उसके पास कभी व्यापार मुझे नहीं देखा, राजनीति ही उसका व्यापार है। कम ही लोग होंगे जो व्यापार के साथ राजनीति करते होंगे।
तो कांग्रेस को अपनी चूंकि व्यापारिक भी प्रतिष्ठान बचाने हैं और उसी से वो चलते, तो जो सत्ता होती है व्यापारी उसके साथ हो जाता है। तो कांग्रेस को आप वैसी माने कि व्यापारी जितने हैं वो भाजपा में चले ही जाएंगे, युवा पीढ़ी आगे आएगी, हो सकता है नए ढंग से इस चुनाव के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो जरूर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस खड़ा कर पाएगी। होना जरूर चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। गौरव जी मेरी इस चर्चा की आखिरी बात से सहमत होंगे। दिग्विजय सिंह जी अक्सर कहा करते हैं अपनी बातचीत में कि अगर राजनीति करनी है तो व्यापार में मत जाइए आप, और व्यापार करना है तो राजनीति मत करिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो राजनीति की व्यापार करेगा उससे सत्ता हमेशा दबाएगी। तो वो कहते हैं कि जो राजनीति में आ रहे हैं वो व्यापार धंधे से दूर रहें, क्योंकि जैसे आप व्यापार में जाएंगे तो सरकार आपका कान पकड़ेगी और उमेठेगी और फिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से राजनीति का रास्ता है कि अगर आप सियासत में हैं तो धंधे से दूर रहें, और धंधे में हैं तो कम से कम राजनीति से दूर रहें। धंधे में तो आप चंदा तो दे सकते हैं लेकिन सियासत नहीं कर सकते। ये बात तो अभी साफ होती जा रही है। चर्चा में शामिल चूँकि समय खत्म हो रहा है, गौरव जी का साधुवाद करूँगा। जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमल राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।